रीबर्थ ऑफ माई लिटिल क्वीन सीजन 2 एपिसोड 3। द्रांश बिना भाव के आसपास देख रहा था। अब उसमें कोई भी इमोशन नजर नहीं आ रहे थे। वो जल्दी से वॉशरूम में जाकर चेक करता, मगर वहां कोई नहीं था। फिर उसने चेंजिंग रूम में देखा, वहां भी कोई नहीं था। वो जल्दी से अपना फोन निकालकर लव को कॉल करने लगा। तभी उसे फोन बजने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि लव का फोन बेड के नीचे पड़ा हुआ था। वो तुरंत फोन उठाता और गुस्से में बाहर खड़े गार्ड्स को ऑर्डर देता, बेबी गर्ल, मुझे 1 घंटे के अंदर अपनी आंखों के सामने चाहिए। उसका ऑर्डर मिलते ही सभी गार्ड्स तुरंत पूरे होटल में फैल गए और लव को ढूंढने लगे। द्रांश भी रूम से निकलकर लव को ढूंढ रहा था। जैसे ही द्रांश होटल के गार्डन के पास पहुंचा, अचानक एक गोली उसकी तरफ बढ़ी, मगर गोली की आवाज सुनाई नहीं दी। द्रांश के सेंस काफी तेज थे। वो एकदम से नीचे झुक गया, जिससे वो गोली उसके सामने लगे पेड़ में जा धंसी। वो ठंडे भाव से पलटकर देखता, मगर वहां ऐसा कोई नहीं था जो उस पर गोली चला सकता था। द्रांश के गार्ड्स, जो वहां मौजूद थे, तुरंत उसे घेर लेते हैं और अपनी राइफल्स चारों ओर करके उस इंसान को ढूंढने लगते हैं जिसने गोली चलाई थी। द्रांश कोई आम इंसान नहीं था। अगर लव सीरियल किलर थी, तो द्रांश भी सिकंदर था, पूरे डार्क वर्ल्ड का सिकंदर, जिसे न तो किसी ने देखा था और न ही कोई जानता था। द्रांश ठंडे भाव से एक दिशा में देखता रहा। उसने अपनी आंखों से ही अपने गार्ड को कुछ इशारा किया, फिर लव को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गया, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी लव थी। द्रांश लव को ढूंढते हुए टेरेस पर आ चुका था। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डालकर ठंडे भाव से चारों तरफ देखा। उसकी काली, गहरी आंखें जैसे ही लेफ्ट साइड गईं, वो थम सा गया। उसकी आंखों में जो कठोरता थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। वो एक लड़की की पीठ को देख रहा था और धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था। दूसरी तरफ मेघा पिंक कलर के लहंगे में खड़ी थी। वो भी खूबसूरत लग रही थी, मगर उसने बहुत ज्यादा मेकअप कर रखा था। वो चांद निकलने का इंतजार कर रही थी। वो परेशान होकर जैसे ही मुड़ी, अचानक द्रांश को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो खुश होकर बोली, लगता है भगवान भी चाहते हैं कि द्रांश मेरा व्रत तोड़े, तभी तो वो यहाँ आया है। मेघा अपनी चमकती हुई आंखों से द्रांश को देखने लगी और जल्दी से उसकी तरफ बढ़ गई। वो ये भूल चुकी थी कि कैसे द्रांश ने उसे अपने ऑफिस से धक्के मारकर निकलवाया था। मेघा खुश होकर उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी और बोली, द्रांश, मगर उसका हाथ द्रांश से टच होने से पहले ही द्रांश जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया। मेघा संभल नहीं पाई और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसे अपने घुटने में काफी जोर से चोट लगी थी। मेघा शॉक में थी। फिर वह रोते हुए बोली, द्रांश, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे नीचे क्यों गिरा दिया? देखो, मुझे कितनी चोट लग गई है। वह अपना हाथ द्रांश की तरफ बढ़ाकर अपनी खरोंच दिखाने लगी, मगर द्रांश उसे देख भी नहीं रहा था। वो जल्दी से लव की तरफ बढ़ गया। लव के सामने खड़े होकर उसने लव के पूरे शरीर को स्कैन किया। उसे याद आया कि उसने रूम में खून देखा था। वो तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखकर चेक करने लगा कि उसे कहाँ चोट लगी थी। उसका दिल, जो अभी तक गुस्से से भरा था, अब शांत हो चुका था। द्रांश ने अब तक ध्यान नहीं दिया था कि लव उस साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही थी। लव ने गजरा भी लगाया था और आज रेड कलर की डार्क लिपस्टिक लगाई थी, जिससे वो और भी खूबसूरत लग रही थी। अचानक जब द्रांश ने लव पर ध्यान दिया, तो उसकी नजरें उस पर ठहर गईं। उसका दिल तेज धड़कने लगा और उसकी आंखों में एक फीलिंग झलकने लगी, जिसे उसने तुरंत छिपा लिया। फिर लव की कमर में हाथ डालते हुए ठंडे भाव से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो और रूम में खून क्यों था? उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर लव हैरान रह गई, मगर जैसे ही उसने उसकी बात सुनी, वो अचानक हंसने लगी। द्रांश को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने उसके गालों को दबाते हुए सर्द आवाज में कहा, बेबी गर्ल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। लव ने उसे इतने गुस्से में देखा तो जल्दी से उसे शांत करने के लिए बोली, जरूर तुमने अपने गुस्से में रूम को ध्यान से नहीं देखा होगा। रूम में खून नहीं था, वह रंग था जो मैंने पैरों में लगाया था। वो सब मुझसे गलती से गिर गया था। द्रांश के माथे पर जो बल पड़े थे, वे धीरे धीरे कम होने लगे। उसने शांत आवाज में पूछा, और वो टूटी हुई चूड़ियां? लव ने अपने हाथों की तरफ देखते हुए मासूमियत से कहा, देखो ना, मुझे कहीं चोट नहीं लगी। तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। द्रांश ने एक बार फिर उसे ध्यान से स्कैन किया। उसकी नजर लव की कमर पर जाकर ठहर गई। वो अपनी नजरें वहां से हटा नहीं पा रहा था। जैसे ही लव ने उसे देखा, वो शर्माते हुए उसके सीने पर हल्के से हाथ मारने लगी। द्रांश की गहरी आंखें लव पर टिकी थीं।
उसने लव के कंधों को पकड़ते हुए उसे साथ लेकर जाने लगा, क्योंकि चांद अभी तक नहीं निकला था। मेघा ने पहले ही सब कुछ देख लिया था। वो तभी से गुस्से में थी, लेकिन जब उसने देखा कि लव की वजह से द्रांश उसे इग्नोर करके जा रहा है, तो वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, द्रांश, तुम मुझे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। द्रांश उसकी बात अनसुनी करके जाने लगा, मगर लव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए मेघा की तरफ देखा और फिर अपने हाथों को बांधते हुए कठोर आवाज में बोली, और वो क्यों नहीं इग्नोर कर सकता तुम्हें? मेघा ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं उसके दोस्त की बीवी हूं। ये सुनकर लव हंसते हुए बोली, क्या लॉजिक लगाया है तुमने? तुम उसके दोस्त की बीवी हो, सिर्फ इसलिए द्रांश तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता। क्या तुम खुद को हूर की परी समझती हो? मेघा गुस्से में खड़ी हो गई और लव की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, तुम होती कौन हो मेरे और द्रांश के बीच बोलने वाली? तुम बस एक आउटसाइडर हो, समझी? जैसे ही उसने ये कहा, द्रांश ने लव के कंधे पर हाथ रखा और ठंडे भाव से मेघा को गुस्से में देखते हुए कहा, दिस इज माई वाइफ मिसेस लैविश द्रांश रंधावा, और अपनी आवाज नीचे रखो। आखिरी बात, मैं तुम्हें नहीं जानता। इतना कहकर वह लव का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। लव खुश थी। उसने मुड़कर मेघा का चेहरा देखा, जो गुस्से से लाल पड़ चुका था। मेघा गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, द्रांश, रुको। वह आगे बढ़ी ही थी कि कपिल, जो वहां पर आ चुका था, उसने उसे रोकते हुए सख्त लहजे में वार्निंग दी। मैडम, बेहतर होगा आप रुक जाएं। और अगर बिग बॉस ने कह दिया कि वो आपको नहीं जानते, तो इसका मतलब है कि वो आपको नहीं जानते। वो पहले से ही शादीशुदा है। बेहतर होगा आप अपनी लिमिट्स याद रखें। या फिर कहीं आप फिर से लव मैडम को फंसाने का प्लान तो नहीं बना रही? कुछ तो शर्म करिए, आपके हस्बैंड भी यही हैं। आप जैसी औरतें समाज को खराब करती हैं। थैंक गॉड कि लव मैडम ने बिग बॉस से शादी की है। इतना कहकर कपिल मेघा को ऐसी नजरों से घूरता हुआ चला गया, जैसे वो कोई गंदी चीज हो। मेघा दांत पीसते हुए रह गई और गुस्से में बोली, आखिर इस द्रांश को केवल लव में ही क्यों इंटरेस्ट है? क्या है इस लव में? वो सिर्फ माहेश्वरी खानदान की बेटी है। द्रांश को इतनी बड़ी बीमारी है, फिर भी वह केवल लव को ही छुपाता है। फिर ऊपर की तरफ देखते हुए उसने कहा, भगवान, आपने मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया? मुझे द्रांश चाहिए था, मगर मुझे द्रांश नहीं मिला, इसलिए मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी। मैं इस लव को मार डालूंगी। उसकी आंखों में खून उतर आया। लव का चेहरा गंभीर हो गया था। द्रांश उसे दूसरे रूम में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। रूम में आते ही उसने अचानक लव को किस करना शुरू कर दिया, मगर लव ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और चिढ़ते हुए बोली, द्रांश, कंट्रोल करो। जैसे ही उसने ये कहा, द्रांश ने उसकी गर्दन पर जोर से काट लिया। आह! लव के दर्द से भरे चेहरे को देखकर भी द्रांश नहीं रुका। वो लगातार उसकी गर्दन पर किस करता रहा। वो थोड़ा गुस्से में था। उसने एक झटके से लव की कलाई मरोड़ी और उसे अपने करीब खींचते हुए एग्रेसिव होकर कहा, तुम्हें व्रत रखने की इजाजत किसने दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूरे दिन भूखा रहकर खुद को टॉर्चर करने की? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा? लव ने अपने होठों को काटते हुए कहा, द्रांश, मुझे दर्द हो रहा है, और ऐसा मत बोलो, क्योंकि मैंने यह व्रत तुम्हारे लिए रखा है। हर पत्नी अपने पति को सही सलामत देखना चाहती है। ये सुनते ही द्रांश के होठों पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई। उसने लव के गालों को दबाते हुए गहरी सांस छोड़कर कहा, एक सीरियल किलर जो खुद मुझे खत्म करने आई थी, वो मेरी सलामती के लिए व्रत रख रही है। अमेजिंग, बेबी गर्ल। वैसे तुम्हारी बिरादरी के लोगों ने आज फिर से मुझ पर हमला किया। इतना कहते ही वो लव से थोड़ा दूर हो गया। लव हैरानी से उसे देखने लगी। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर पूछा, मगर कब? द्रांश ने उसे खुद को छूने नहीं दिया। उसने लव की कलाई को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। फिर उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसके गालों पर एक किस की और सर्द आवाज में कहा, बेबी गर्ल, याद रखना, मुझे धोखा बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मुझे कभी भी धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा। इतना कहते हुए उसने उसकी गर्दन पर एक और किस किया और फिर अपने होंठ नीचे ले जाने लगा। लव का ब्लाउज डीप नेक था। जैसे ही उसके होंठ गर्दन के नीचे पहुंचे, लव ने अपने होठों को दांतों से दबा लिया। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। मगर ये सब ज्यादा देर तक नहीं चला क्योंकि द्रांश उससे दूर हो गया। द्रांश की आंखों में कोई भाव नहीं था। लव अभी भी शौक में थी, पर द्रांश जा चुका था। जब लव होश में आए, तो उसके सीने में एक अजीब सा दर्द उठा, जिसे उसने तुरंत दबा लिया। मगर फिर वह आत्मविश्वास से बोली,
बहुत जल्द मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगी कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। भले ही मैं एक सीरियल किलर हूँ और मैं तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई थी, पर मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जितनी केयर तुम मेरी करते हो उतनी कोई नहीं करता। तुम्हें ये बात अच्छे से पता थी कि मैं तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई थी, मगर फिर भी तुमने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद भी तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हो और मेरी केयर करते हो। ऐसा हस्बैंड मुझे कहाँ मिलेगा? फिर कुछ सोचते हुए वो हल्का सा मुस्कुराने लगी और मन ही मन बोली, पर साथ ही साथ मुझे अपनी बाकी की आइडेंटिटी को भी छुपा कर रखना होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें पता चले कि मैं ही टाइगर हूँ। फिर कुछ सोचते हुए वो खुश हो गई। उसे पता था कि द्रांश उस पर तुरंत भरोसा नहीं कर सकता, और यह एक सामान्य बात थी, क्योंकि जब किसी भी इंसान को पता चलेगा कि उसकी पत्नी वही सीरियल किलर है जिसने उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, तो कोई भी उस इंसान पर तुरंत भरोसा नहीं कर सकेगा। इसलिए उसने तय किया कि वह धीरे धीरे द्रांश का भरोसा जीतेगी। कुछ देर बाद द्रांश एक रूम में सोफे पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में गन थी। उसने अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रखा हुआ था। उसके होठों के बीच सिगरेट दबी हुई थी और वह सामने जमीन पर पड़े इंसान को देख रहा था, जो खून से लथपथ पड़ा हुआ था। गार्ड ने उस आदमी को पकड़ा हुआ था। द्रांश ने अपने हाथ में पकड़ी गन को घुमाते हुए ठंडी आवाज में कहा, किसने भेजा है तुम्हें? याद रखना, द्रांश रंधावा सिर्फ एक मौका देता है। वो आदमी डरते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता कि मुझे किसने भेजा। मैंने तो सिर्फ तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। कपिल द्रांश के सोफे के पास ही हाथ बांधकर खड़ा था। वो उस आदमी के पास जाकर उसे जोरदार किक मारते हुए गंभीर स्वर में बोला, अगर तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे तो हम अपनी गन चला सकते हैं। इतना कहते ही उसने उसके पैर पर गोली मार दी। कपिल ने उस आदमी की ठुड्डी को जोर से पकड़ते हुए डेविल स्माइल के साथ कहा, तुम्हारे जैसे हजारों आए और हजारों गए हैं, मगर कोई भी हमारे बिग बॉस को मार नहीं पाया। अगर तुम मुंह नहीं खोलोगे तो मारे जाओगे। इतना कहने के बाद उसने फिर से उसे गोली मार दी। गोली लगने के कारण वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि द्रांश के लोग उसे पकड़ लेंगे। डर के मारे वो आदमी रोते हुए बोला, मैं बताता हूँ, पर मुझे छोड़ दो। मुझे आहूजा खानदान के किसी सदस्य ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कौन है। पहले उन्होंने द्रांश रंधावा के साथ मौजूद लड़की को मारने के लिए कहा था, मगर अचानक ही उन्होंने प्लान बदल दिया और मुझे द्रांश रंधावा को मारने के लिए कहा। जैसे ही उसने ये कहा, द्रांश ने अपनी गन उठाई और सीधा उसके माथे के बीचों बीच शूट कर दिया। उसने अपने होठों के बीच से सिगरेट निकाली और दबंग आवाज में कहा, क्या बड़े भाई अभी तक वापस नहीं आए हैं? या फिर उनसे आहूजा परिवार संभल नहीं रहा? बात अगर बेबी गर्ल पर आएगी तो मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ये बात उन्हें बता दो और इस आदमी की लाश को आहूजा खानदान को पार्सल कर दो। इतना कहते ही उसने अपने शर्ट के एक बटन को खोला और रूम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही कपिल ने, जो अभी तक अपनी सांसें रोकी हुई थी, एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, यह आहूजा खानदान खुद को बर्बाद करने में क्यों लगा है? इतना कहते हुए उसने गार्ड को उस आदमी की लाश को ले जाने का आदेश दिया और फिर जल्दी से द्रांश के पीछे भाग गया। दूसरी तरफ विशाखा अभी भी लव का इंतजार कर रही थी। तभी उसके पास लव का मैसेज आया। वो खुशी खुशी जैसे ही मैसेज खोलने लगी, उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसके हाथ में जो पूजा की थाली थी वो छूटकर जमीन पर गिर गई। वो गुस्से से मुड़ी और उसने देखा कि अभिजीत तैयार होकर कहीं जा रहा था। वह अपने दांत पीसते हुए अभिजीत के पास गई, उसे अपनी ओर पलटाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर मार दिया। हर कोई ये देखकर शौक में था। स्वाति तो ये देखकर खुश हो गई। उसने मन ही मन कहा, लगता है लव ने अपना काम कर दिया है, अब आएगा मजा। इतना कहते ही वो सोफे पर बैठकर आराम से शो देखने के लिए तैयार हो गई। अभिजीत गुस्से में अपने गालों पर हाथ रखते हुए विशाखा को देखने लगा। उसने भी गुस्से में आकर विशाखा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे विशाखा जमीन पर गिर गई। विशाखा गुस्से से अभिजीत को देख रही थी। अभिजीत ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? क्या तुम अपनी औकात भूल चुकी हो? विशाखा को अपने बालों में तेज दर्द हो रहा था। उसने अभिजीत के हाथ को अपने बालों से हटाते हुए कहा, मेरे बालों को छोड़ो अभिजीत। और क्या कहा? मेरे अंदर हिम्मत कहाँ से आई तुम्हें थप्पड़ मारने की? तो सुनो, तुम बाहर अफेयर रखकर दूसरी औरत को प्रेग्नेंट कर सकते हो और मैं तुम्हें थप्पड़ भी नहीं मार सकती। क्या तुम भूल चुके हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूं? तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो?
ये सुनकर अभिजीत एक पल के लिए चौंक गया, क्योंकि उसने अपने इस राज को बहुत अच्छे से छुपाकर रखा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि विशाखा को ये सब पता चल जाएगा। कुछ देर तक वो कुछ नहीं बोला, तो विशाखा हंसते हुए बोली, क्या हुआ? मुंह में दही क्यों जम गई है तुम्हारे? बताओ मुझे, क्यों दिया तुमने मुझे धोखा? हमारी शादी हो चुकी थी, उसके बावजूद तुम बाहर अफेयर रख रहे थे। यहाँ तक कि तुमने उस लड़की को प्रेग्नेंट तक कर दिया है। चलो, अफेयर रखना था तो एक लड़की से रखते, मगर तुमने तो लड़कियों की लाइन तक लगा दी। मिस्टर दीक्षित वहां मौजूद थे। वे दोनों ही इस खुलासे से शॉक में थे। स्वाति भी बहुत ज्यादा हैरान थी, मगर फिर मुंह बनाते हुए बोली, इन लोगों ने तो बेशर्मी शब्द को भी पीछे छोड़ दिया है, पर जो भी हो, देखने में बहुत मजा आ रहा है। मिस्टर दीक्षित आगे बढ़ते हुए अभिजीत के कॉलर को पकड़कर बोले, विशाखा क्या कह रही है? तुम्हारा अफेयर चल रहा है और तुम्हारा एक बच्चा भी है। अभिजीत, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? अभिजीत गुस्से में अभी भी विशाखा को देख रहा था। विशाखा भले ही ऊपर से गुस्से में थी, मगर अंदर ही अंदर वह खुश भी थी। लेकिन उसे इस बात पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अभिजीत सच में उसे धोखा दे रहा था, वह भी डाइवोर्स से पहले। उसने अभिजीत के कॉलर को पकड़ते हुए गुस्से में कहा, अभिजीत, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगी। तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। अभिजीत उसे धक्का देते हुए हंसकर बोला, तो तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है? मैं खुद चाहता हूं कि डाइवोर्स हो जाए, ताकि मैं अपने प्यार से शादी कर सकूं। विशाखा हैरानी से बोली, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा सच्चा प्यार हूं? फिर तुम्हारा दूसरा सच्चा प्यार कहां से आ गया? क्या तुम्हें एक साथ दो दो लोगों से सच्चा प्यार हो गया? अभिजीत बिना किसी भावना के बोला, पहले मुझे लगता था कि तुम मेरा सच्चा प्यार हो, मगर जब से वो लड़की मेरी जिंदगी में आई है, मैं समझ गया कि वही मेरा सच्चा प्यार है, और उसका बेटा ही दीक्षित खानदान का वारिस बनेगा। मैं उसे अपना नाम दूंगा। बेहतर होगा कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें सिर्फ कल तक का समय देता हूँ, प्यार से यहाँ से निकल जाओ, वरना धक्के मारकर निकालना भी मुझे आता है। फिर वह धीमे से मुस्कुराते हुए विशाखा की तरफ झुका और उसके कान के पास जाकर दांत पीसते हुए बोला, अगर मैं अपने भाई को मार सकता हूँ, तो तुम्हें भी मार सकता हूँ, समझी? इसलिए चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। ये सुनकर विशाखा की रीढ़ की हड्डी तक कपकपी दौड़ गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अभिजीत इतना खतरनाक होगा। वो दांत पीसते हुए बोली, तुम। तभी अभिजीत मुस्कुराते हुए बोला, अपने ड्रामे बंद करो और अब मेरे घर से निकल जाओ। कल जब मैं वापस आऊंगा तो तुम मुझे मेरी नजरों के सामने नहीं चाहिए, समझी? विशाखा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अभिजीत को लगातार मारते हुए बोली, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने मुझे धोखा दिया और मैं ये घर छोड़कर भी कहीं नहीं जाने वाली, समझे? तुमने मुझे क्या समझ रखा है कि तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे? वह लगातार अभिजीत को मार रही थी और अभिजीत को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने विशाखा के हाथों को पकड़कर उसे धक्का दे दिया। उसने ध्यान नहीं दिया था कि सामने कांच की टेबल रखी थी। विशाखा ने खुद को बचाने की कोशिश की, मगर वह ऐसा नहीं कर पाए। उसने घबराहट में अपनी आंखें बंद कर ली। उसका सिर कांच की टेबल से टकरा गया। अगले ही पल टेबल टूटकर बिखर गई और कई कांच के टुकड़े विशाखा के माथे में घुस गए। खून हर जगह फैल चुका था। ये देखकर दिव्य और स्वाति जोर से चिल्लाए। दक्ष घबराया हुआ था, मगर वो चुपचाप खड़ा रहा। डर से उसका शरीर कांप रहा था। मिसेज दीक्षित अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर से चीख पड़ी, विशाखा। विशाखा खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। उसकी बॉडी में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। अभिजीत भी काफी ज्यादा डर गया था। वह एक कदम पीछे हटकर घबराते हुए बोला, मैंने ये सब नहीं किया है। मिस्टर दीक्षित किसी तरह खुद को शांत रखते हुए अभिजीत पर चिल्लाए, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। अभिजीत भी होश में आया और विशाखा को गोद में उठाकर बाहर भाग गया। मिस्टर और मिसेज दीक्षित भी उसके पीछे चले गए थे। स्वाति घबराई हुई खड़ी थी, मगर जब उसने मुड़कर दिव्य और दक्ष को घबराया हुआ देखा, तो वो जल्दी से उनके पास चली गई। वो दोनों बच्चों को उनके कमरे में लेकर गई थी, मगर वे अभी भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। दोनों ही स्वाति के गले लग गए और उसे कसकर पकड़ लिया। स्वाति परेशान हो गई और किसी तरह दोनों बच्चों को शांत करने की कोशिश कर रही थी, मगर दोनों शांत नहीं हो रहे थे। दिव्य तो पैनिक करने लगा। वो रोते हुए घबराकर बोला, मुझे मम्मा चाहिए, मम्मा चाहिए, मम्मा आह। वो लव को पुकारते हुए रोने लगा।
उसकी आंखों के सामने एक सीन घूमने लगा जब किसी ने लव पर हमला किया था। लव के शरीर से पानी की तरह खून बह रहा था और उसने दिव्य को अपनी बाहों में लिया हुआ था। ये सीन दिमाग में आते ही वो और भी ज्यादा पैनिक करने लगा। दिव्य सदमे में था, वो रो ही रहा था। 9 बजे बज चुके थे। होटल में कई ऐसी औरतें थीं जिन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा था। उन सभी ने साथ में पूजा की थी और वह भी टेरेस पर। पूजा में कई लोग शामिल थे। पूजा के बाद सभी अपने अपने पति के साथ खड़े थे। लव सबसे किनारे और दूर खड़ी थी क्योंकि द्रांश अपनी एलर्जी के कारण सबके साथ नहीं खड़ा हो सकता था। उसके होठों पर इस वक्त एक मुस्कान थी। द्रांश बिना किसी भाव के उसके सामने खड़ा था। लव ने वहीं रेलिंग पर पूजा की थाली रखी थी जिसमें एक कलश भी था और उसमें पानी भरा हुआ था। लव ने एक नजर आसमान में चमक रहे चांद को देखा और अपने साड़ी के पल्लू को सिर पर रखा हुआ था। द्रांश की नजरें एक पल के लिए भी लव से नहीं हटी थी। लव ने उसका हाथ पकड़कर उसे मनाने की कोशिश की और बोली, क्या तुम अभी भी नाराज हो? व्रत टूटते ही मैं कुछ खा लूंगी। द्रांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिना पलक झपकाए सिर्फ लव को देखता रहा। लव ने एक गहरी सांस लेते हुए चांद की ओर देखा और पूजा की थाली उठा ली क्योंकि उसे सच में बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। लव पूजा की थाली उठाते हुए बाकी सभी औरतों को देख रही थी। सभी औरतें एक साथ अपने पति की आरती कर रही थीं। लव ने भी द्रांश की आरती की। उसने चलनी के बीच में दिया रखा और पहले चांद को देखा, फिर द्रांश को। अभी भी द्रांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये देखकर लव का मुंह बन गया। लव ने द्रांश को इशारा किया कि वो उसका व्रत तुड़वा दे। द्रांश अपने एक हाथ को जेब में डाले अभी भी उसे घूर रहा था। ये देखकर लव ने अपनी आईब्रो ऊपर कर ली। तभी द्रांश ने हरकत की। उसने अपना हाथ ऊपर किया, कलश उठाया और उसे लव के होठों के पास लगा दिया। लव ने थोड़ा सा पानी पिया। लव का व्रत आखिरकार टूट चुका था। सभी औरतें अपने पति के पैर छू रही थीं। ये देखकर लव थोड़ी सी हिचकिचाई, मगर फिर उसने भी ऐसा ही करने की कोशिश की। अचानक द्रांश पीछे हट गया और बिल्कुल भावहीन चेहरे के साथ सर्द आवाज में बोला, बेबी गर्ल, व्हाट आर यू डूइंग? लव ने बाकी औरतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, सभी अपने पति के पैर छू रही है। द्रांश ने उन सभी को देखा और फिर लव को डोमिनेटिंग नजरों से देखते हुए सख्त आवाज में कहा, डोंट डू दिस अगेन, अदरवाइज आई विल नॉट टॉलरेट इट। लव ने अजीब सा मुंह बनाया, पर उसे पता था कि द्रांश उसे पैर छूने नहीं देगा, इसलिए उसने दोबारा कोशिश नहीं की। तभी एक बुजुर्ग औरत जाने लगी। उसने लव और द्रांश को देखा और फिर द्रांश के खाली हाथों को देखकर नाराजगी से बोली, बेटा, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए पूरे दिन व्रत रखा। वो भूखी रही। क्या तुम्हारे पास इतना भी वक्त नहीं था कि तुम उसके लिए एक तोहफा लेकर आते? तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है? यहाँ पर सभी अपने पत्नियों को गिफ्ट दे रहे हैं। लव ने अपने गले को साफ किया और इधर उधर देखने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी, शायद इसे तो पहले से पता भी नहीं था कि आज करवा चौथ है और इसमें गिफ्ट भी देना पड़ता है, तो गिफ्ट कहाँ से लाएगा? इतना सोचते ही उसने द्रांश की ओर देखा, जो उन आंटी को ऐसे घूर रहा था जैसे अभी जान से मार डालेगा। वो जल्दी से द्रांश का हाथ पकड़कर मुस्कुराई और उन आंटी से बोली, आंटी, ये हमारा पहला करवा चौथ है और मेरे हस्बैंड को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वो आंटी फिर भी नाराज होते हुए द्रांश से बोली, पर बेटा, अभी सिर्फ 9 बजे है। तुम अपनी पत्नी को अभी भी तोहफा दे सकते हो या फिर उसे कल दे सकते हो, क्योंकि हर पत्नी को अच्छा लगता है जब उसका पति उसे कोई तोहफा देता है। इतना कहकर वो आंटी अपने पति के साथ चली गई। इस बीच मेघा ने जानबूझकर रक्षित को किसी काम से बाहर भेज दिया था, इसलिए उसने अभी तक अपना व्रत नहीं तोड़ा था। वो दूर खड़ी लव और द्रांश को देखते हुए दांत पीस कर बुदबुदाई, चाहे जो हो जाए, मेरा व्रत द्रांश ही तुड़वाएगा। उसके अलावा कोई और मेरा व्रत नहीं तुड़वा सकता। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगी। टेरेस पर मौजूद सभी लोग जा चुके थे। द्रांश अभी भी लव को देख रहा था। लव को थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि वो द्रांश की इन निगाहों का सामना नहीं कर पा रही थी। उसने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, द्रांश, हमें। उसने इतना कहा ही था कि द्रांश झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। लव ने जल्दी से पूजा की थाली पकड़ ली और अपने दूसरे हाथ से द्रांश के गले को पकड़ लिया। वह हैरानी से बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? मगर द्रांश ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो लव को टेरेस के एक झूले पर बैठा देता है। लव अभी भी कंफ्यूज थी कि आखिर द्रांश क्या करने की कोशिश कर रहा था। तभी द्रांश जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी हर एक हरकत उसकी डिसिप्लिन, एरोगेंसी और दबंग पर्सनैलिटी को दर्शा रही थी।
द्रांश ने लव के एक पैर को अपने घुटने पर रखा। उसने साड़ी को हल्का सा ऊपर किया। जैसे ही उसके हाथ ने लव के पैर के नाजुक हिस्से को स्पर्श किया, लव ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे घुंघरू की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोलकर देखा तो द्रांश के हाथ में एक पायल थी। ये देखकर वो चौंक गई थी। उसने हैरानी से द्रांश को देखा, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि द्रांश उसके लिए गिफ्ट लाएगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लव एक्साइटेड होकर बोली, तुम ये। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि द्रांश एक इविल स्माइल के साथ लव की कमर को बुरी नजर से घूरते हुए सर्द आवाज में बोला, द्रांश रंधावा फ्री में कुछ नहीं करता। लव द्रांश की डबल मीनिंग बातों को सुनकर शर्मा गई थी। वो चुपके से द्रांश को देख रही थी, जिसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहा था। लव के दिमाग में अचानक ख्याल आया कि क्या वह सच में उसे खाना चाहता था। वो शॉक थी, पर अगले ही पल खुश हो गई, क्योंकि उसे वो पायल बहुत पसंद आई थी जो द्रांश उसके लिए लाया था। वो पायल बहुत खूबसूरत थी। घुंघरू के साथ साथ उस पायल में व्हाइट और रेड कलर की कांच की मोतियां लगी थी। उसका डिजाइन बहुत यूनिक था। द्रांश ने उसे दोनों पैरों में पायल पहनाई और फिर उसके पैरों को छूते हुए गहरी आवाज में बोला, बेबी गर्ल, डिड यू लाइक इट? लव जल्दी से खड़ी हो गई। उसने चलकर देखा। घुंघरू की आवाज बेहद मनमोहक थी, जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो जल्दी से द्रांश के सीने से लगते हुए खुश होकर बोली, क्या तुम सच में मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हो? मगर द्रांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस लव को गले लगा लिया। दूर से ही यह सब कुछ देखकर मेघा को बहुत जलन हो रही थी। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो जल्दी से अपनी पूजा की थाली ले आई और देखा कि अभी भी द्रांश ने लव को गले लगाया हुआ था। वहां पर उन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। तभी द्रांश लव से अलग हुआ और दोनों साथ में रूम की तरफ जाने लगे। मेघा छिप गई थी। लव के पास किसी का कॉल आया था, इसलिए वो बात करने के लिए कॉरिडोर की तरफ चली गई। द्रांश दीवार से टेक लगाए खड़ा था। उसकी नजर केवल लव पर टिकी हुई थी और धीरे धीरे उसकी नजर लव की कमर की तरफ खिसक रही थी। वहां पर अंधेरा था, इसलिए द्रांश का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी डोमिनेटिंग और मोहक पर्सनैलिटी का असर महसूस हो रहा था। मेघा धीरे धीरे चलते हुए द्रांश से 10 कदम की दूरी पर खड़ी हो गई। अचानक उसने लड़खड़ाने का नाटक किया और फिर जमीन पर बैठते हुए अपने सिर को पकड़ लिया। जैसे ही उसने प्लेट को जमीन पर रखा, थोड़ी सी आवाज हुई, मगर द्रांश के अंदर कोई भी हलचल नहीं हुई और न ही उसने उसकी तरफ देखा। मेघा अपने सिर को पकड़ते हुए सामने खड़े द्रांश को देखकर घबराते हुए बोली, द्रांश, मुझे चक्कर आ रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो। उसकी आवाज धीमी थी, मगर फिर भी दूर खड़ी लव ने सुन ली थी। उसने पलटकर मेघा को देखा और उसके इरादों को समझते हुए उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर अगले ही पल उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो फोन पर बात करते हुए डेविल स्माइल के साथ बोली, ठीक है, पर पहले मैं अपना एक और मिशन कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। इतना कहकर उसने जल्दी से कॉल काट दिया। वो आसपास देखने लगी। तभी उसने देखा कि उसके लेफ्ट साइड से एक वेटर जा रहा था। लव ने पहले मुड़कर मेघा को देखा। मेघा अपने सिर को पकड़कर करा रही थी, द्रांश, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। वो बेहोश होने की एक्टिंग बहुत अच्छी कर रही थी। अपने सिर को पकड़कर वह वहीं फर्श पर बेहोश होकर गिर गई। उसकी बॉडी में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। उसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता था कि वह सच में बेहोश हो चुकी थी। मगर द्रांश एक पत्थर दिल इंसान था। उसके लिए लव के अलावा और कोई मायने नहीं रखता था। फिर चाहे उसके सामने कोई भी जिए या मर जाए, वो एक पुतले की तरह ही अपनी जगह पर अभी भी शान से खड़ा था। लव एलिगेंट तरीके से अपने बालों को झाड़ते हुए सामने से आ रहे वेटर के पास गई और मुस्कुराते हुए मगर अट्रैक्टिव और धीमी आवाज में बोली, एक्सक्यूज मी। उसकी इतनी शांत और मधुर आवाज सुनकर वेटर खुद को लव को देखने से रोक नहीं पाया। उसने लव को देखा और थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया। ये देखकर लव मुस्कुराई और फिर परेशान होने का नाटक करते हुए बोली, क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं? असल में वहां पर एक औरत बेहोश हो गई है। आसपास और कोई नजर नहीं आ रहा है। प्लीज, क्या आप उसे होश में लाने में मेरी मदद कर सकते हैं? वेटर ने उस तरफ देखा जहां लव ने इशारा किया था। मेघा बेहोश जमीन पर पड़ी थी। वेटर को द्रांश ठीक से नजर नहीं आया, बस हल्की सी परछाई दिख रही थी। वो थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि वह समझ गया था कि द्रांश कोई आम इंसान नहीं था। लव उसके मन की बात समझ गई, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए आगे कहा, असल में मुझे मेरे हस्बैंड के साथ कहीं जाना है।
वरना मैं इस औरत की हेल्प जरूर कर देती। मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। मैं देर नहीं कर सकती। ऊपर से घर पर मेरे बच्चे भी अकेले हैं। प्लीज आप इस औरत को जगा दीजिए। इतना कहते हुए वो डेविल स्माइल के साथ द्रांश की तरफ बढ़ी। उसने द्रांश के हाथों को पकड़ा और उसे लेकर जाने लगी। वहीं वेटर लव की बात मानकर जल्दी से मेघा के पास पहुंचा। उसने बिल्कुल भी आवाज नहीं की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मेघा को कैसे उठाए। उसने थोड़ा सा पानी उसके चेहरे पर डाला, मगर मेघा तब भी नहीं उठी। फिर उसने थोड़ा सा और पानी मेघा के चेहरे पर डाला। मेघा ड्रामा करते हुए कमजोर आवाज में बोली, पानी पानी। वो वेटर, जिसकी उम्र लगभग 19 साल रही होगी, हेल्प करने के इरादे से जल्दी से मेघा को उठाने की कोशिश करने लगा और कलश उठाकर उसे पानी पिलाने लगा। दूर से लव पीछे मुड़कर ये सब देखकर हंसने लगी। उसने धीरे से कहा, मेघा देखो, मैंने तुम्हारा व्रत तोड़ दिया है, अब तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मेघा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पानी पिलाया था। वो अंदर ही अंदर खुश होकर बोली, द्रांश, मुझे पता था तुम ही मेरा व्रत तोड़ोगे। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। उसने पानी पीते हुए जैसे ही अपनी आंखें खोलकर वेटर को देखा, वो चौंक कर उठ गई। फिर उसने गुस्से में कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पानी पिलाने की? क्या तुम्हें पता भी है तुमने मेरा व्रत तोड़ दिया है? वो वेटर घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, मैडम आई एम सॉरी, लेकिन आप बेहोश थी और आपने ही कहा था कि आपको पानी पीना है, इसलिए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेघा गुस्से में बोली, शट अप, अपना मुंह बंद रखो, समझे? वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। वो वेटर डर गया और हाथ जोड़ते हुए बोला, नहीं प्लीज, मुझे पैसों की जरूरत है, प्लीज मेरी कंप्लेन मत करिएगा, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। ये सुनकर मेघा को और भी ज्यादा गुस्सा आया, मगर कुछ सोचकर उसने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूं, मगर अभी जो कुछ भी हुआ उसे किसी को बताना मत। तुमने मेरा व्रत तोड़ा है, ये भी किसी को नहीं बताओगे, वरना। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वेटर डरते हुए बोला, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इतना कहते ही वो डरते हुए वहां से भाग गया। वहीं मेघा आसपास देखने लगी, मगर द्रांश और लव वहां नहीं थे। मेघा गुस्से में चीखने लगी। लव को बहुत मजा आ रहा था, ये सोचकर कि मेघा की क्या हालत हो रही होगी जब उसे पता चला होगा कि उसका व्रत एक वेटर ने तोड़ा है। रूम में पहुंचते ही द्रांश ने बड़े चालाकी से दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसने लव के पल्लू को पकड़कर खींच लिया। लव इसके लिए तैयार नहीं थी, जिस कारण उसका पल्लू हल्का सा सरक गया। द्रांश ने उसके पल्लू को और भी जोर से खींचते हुए उसे देखने लगा। लव जल्दी से खुद को ढकने के लिए पल्लू पकड़ लेती। उसकी बड़ी बड़ी आंखें द्रांश को देख रही थीं, जिसकी आंखों में एक अलग ही कशिश थी। लव उसके इरादे समझ चुकी थी। वो जल्दी से अपना पल्लू छुड़ाते हुए मुंह बनाकर बोली, छोड़ो मुझे, मुझे भूख लगी है। अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगी। वो अपने पेट पर हाथ रखकर एक बेचारे जैसा मुंह बनाने लगी। द्रांश शरारती नजरों से उसे घूरने लगा। पल्लू थोड़ा नीचे होने के कारण डीप नेक ब्लाउज के साथ उसकी बॉडी का काफी हिस्सा नजर आ रहा था। द्रांश उसके डीप नेक की तरफ फिसलती नजरों से देखते हुए अपने होठों पर जीभ फेरते हुए डेविल स्माइल के साथ बोला, मुझे भी बहुत भूख लगी है बेबी गर्ल। लव उसकी डबल मीनिंग बातों को अच्छी तरह समझ रही थी, मगर फिर भी उसने ऐसा रिएक्ट किया जैसे उसे कुछ पता ही न हो। वो डेविल स्माइल करके बोली, हाँ ठीक है, तो चलो कुछ खाते हैं। द्रांश उसके करीब बढ़ते हुए उसके पल्लू को और ज्यादा खींचते हुए उसके कान में फूंक मारकर बोला, पर मेरा पेट खाने से नहीं भरेगा। क्या तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? ये सुनते ही लव का पूरा चेहरा एकदम गर्म हो गया। वो गुस्से से द्रांश को देखने लगी, मगर जब उसने देखा कि द्रांश की नजर गलत जगह थी, तो लव खुद को शर्माने से रोक नहीं पाए। उसने कसकर मुट्ठी बंद कर ली। वहीं खिड़की के अंदर की तरफ एक रेड डॉट दिख रहा था, जो सीधा द्रांश के सीने पर था। उस रेड डॉट को देखकर साफ पता चल रहा था कि किसी ने द्रांश को निशाना बनाया था, लेकिन लव का ध्यान अभी इस पर नहीं गया। लव ने अपनी आंखें बंद की हुई थीं, तभी उसे महसूस हुआ कि द्रांश के हाथ धीरे धीरे उसकी कमर से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही द्रांश के हाथ उसके ब्लाउज पर पहुंचे, लव के दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। द्रांश ने अपने हाथ लव की पीठ पर रख दिए और उसे एकदम दीवार से सटा दिया। अब एक रेड कलर का डॉट द्रांश की पीठ पर था। द्रांश ने अपने होंठ लव के गले के पास लाते हुए उसके ब्लाउज की डोरी पर अपने हाथ फेरना शुरू किया।
लव का पूरा ब्लाउज केवल 3 डोरियों पर टिका हुआ था। लव कुछ कहने वाली थी, इससे पहले कि द्रांश ने एक झटके में एक डोरी खोल दी, जिससे ब्लाउज थोड़ा ढीला हो गया। यह महसूस करके लव उसे दूर धकेलते हुए बोली, क्या कर रहे हो? हमें दीक्षित मैंशन जाना चाहिए। उसने इतना ही कहा था कि द्रांश ने एक झटके से दूसरी डोरी भी खोल दी। लव का शरीर कांपने लगा। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन द्रांश के हाथ उसके ब्लाउज के अंदर घूमने लगे थे। लव ने अपने हाथ ऊपर करके उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन द्रांश ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर दिए। फिर उसके होठों को चूमते हुए गहरी आवाज में बोला, तुम मुझसे दूर भागना चाहती हो? सुबह से तुमने मुझे किस नहीं दिया, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से अब तुम्हें जाने दूंगा? मिसेज रंधावा, क्या तुम भूल गई कि मैंने कहा था? द्रांश रंधावा अगर किसी को कुछ देता है तो बदले में भी कुछ चाहता है। तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। द्रांश ने लव के होठों को चूमना शुरू किया। धीरे धीरे उसके होंठ लव की गर्दन पर घूमने लगे। दोनों की सांसें आपस में घुलने लगी। द्रांश की चाहत बढ़ने लगी। वो लव को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता था। वो लव को जताना चाहता था कि वो बस उसकी हो सकती है और किसी की नहीं। लव भी अपने शरीर को ढीला छोड़ चुकी थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके बार बार मना करने से द्रांश को लगे कि वह उससे दूर भागना चाहती है। लव को लग रहा था कि अगर द्रांश उसके करीब आता है तो इसमें उसका भी फायदा है। वो आज द्रांश को अपनी ताकत दिखाना चाहती थी और उसे अपने नीचे दबा सकती थी। ये सोचते हुए वो खुश होकर द्रांश को देखने लगी और उसके गले में हाथ डालकर उसे चूमने के लिए खड़ी हो गई। द्रांश उसे खुद की ओर खींचने लगा। जैसे ही वो ब्लाउज की तीसरी डोरी खोलने वाला था, अचानक फोन बज उठा। फोन की आवाज से कमरे का माहौल बदल गया। लव फोन की तरफ देखने लगी और जैसे ही फोन उठाने के लिए आगे बढ़ी, द्रांश गहरी आवाज में बोला, क्या कर रही हो? क्या इस स्थिति में तुम्हारे लिए फोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लव थोड़ा हिचकिचाई। उसने फोन को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन दोबारा फोन बज उठा, जिससे उसकी भौहें चढ़ गईं। वो द्रांश को देखते हुए रिक्वेस्ट करते हुए बोली, मैं एक बार कॉल रिसीव कर लेती हूँ, और अगर यह जरूरी नहीं होता तो दोबारा नहीं बचता। द्रांश उसे ठंडी नजरों से देखने लगा। लव जल्दी से स्क्रीन पर देखी, ये स्वाति का कॉल था। द्रांश को याद आया कि स्वाति कैसे लव से चिपकी रहती थी। वो जलन से भर गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, लव कॉल रिसीव कर चुकी थी। दूसरी तरफ से जो कहा गया, उसे सुनकर लव का चेहरा गंभीर हो गया। वो जल्दी से द्रांश की ओर पीट कर खड़ी हो गई। लव ने अपने बालों को एक तरफ करते हुए कॉल कट करके गंभीरता से कहा, द्रांश, मेरे ब्लाउज की डोरी बांध दो। द्रांश बिना कोई रिएक्शन दिए खड़ा रहा। उसने धीरे से लव की पीठ को देखा और झुककर उस पर अपने होंठ रख दिए। लव कांप उठी। उसने फिर से कहा, स्वाति, दक्ष और दिव्य को लेकर आ रही है। अभिजीत ने विशाखा को घायल कर दिया है। उसके खून को देखकर दिव्य पैनिक कर रहा है और दोनों बच्चे डरे हुए हैं। ये सुनकर द्रांश एकदम से लव से दूर हो गया। उसने जल्दी से लव के ब्लाउज की सारी डोरियां बांध दी और उसका पल्लू ठीक करते हुए उसका हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। अब केवल दीवार पर रेड डॉट दिख रहा था। मगर जाने से पहले द्रांश ने अपनी शैतानी नजरों से उस डॉट की तरफ देखा, फिर सामान्य होते हुए आगे बढ़ गया। उसने अपनी वॉच में एक बटन दबा दिया था। उसके ऐसा करते ही कई सारी परछाइयां बाहर गार्डन में लगे एक पेड़ पर चढ़ गईं। उस पेड़ पर एक आदमी ड्रोन के रिमोट को लेकर बैठा था। उस ड्रोन में गन लगी थी और साथ ही कैमरा भी। उसने ध्यान नहीं दिया और अगले ही पल उन परछाइयों ने उस आदमी को दबोच लिया। फिर माहौल ऐसा हो गया जैसे वहां कोई था ही नहीं। लव द्रांश के साथ होटल के नीचे आ गई। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। होटल के एंट्रेंस पर एक कार आकर रुकी। लव जल्दी से कार के पास गई। स्वाति जैसे ही कार से बाहर निकली, दिव्य और दक्ष को बाहर निकाला। उन्हें देखकर लव का दिल भर आया। जहां दिव्य पैनिक कर रहा था, वहीं दक्ष अपने डर को छुपाने के लिए अपने होठों को चबा रहा था, मगर वो कांप रहा था। लव जल्दी से घुटनों के बल बैठकर दोनों बच्चों को गले लगा लिया। फिर दोनों के माथे पर किस करके उन्हें शांत करते हुए बोली, बेबी रिलैक्स, मम्मा यहाँ है ना अभी। दक्ष को जब लव का प्यार भरा स्पर्श महसूस हुआ तो वो कसकर उसे गले लगा लिया। वो अब तक बेहद शांत था, मगर अब खुद को रोने से रोक नहीं पाया और रोने लगा। आह मम्मा, दिव्य भी पैनिक करते हुए रोकर बोला, मम्मा खून। लव लगातार दोनों के बालों को सहला रही थी ताकि दोनों शांत हो जाएं, मगर दोनों शांत नहीं हो रहे थे। द्रांश ये देखते ही स्वाति को ठंडे भाव से देखने लगा, जो लव को छूने जा रही थी।
मगर द्रांश के डरावने लुक को देखकर स्वाति घबराकर पीछे हट गई। द्रांश आगे बढ़कर दिव्य को गोद में ले लिया क्योंकि दक्ष कहीं न कहीं उससे डरता था, इसलिए उसे लेना सही नहीं था। रक्षित उसी वक्त वहां आ गया था और दूसरी तरफ से मेघा भी। दोनों ने द्रांश और लव को देख लिया। डैडी, दिव्य द्रांश को पुकारते हुए उससे लिपट गया। द्रांश उसके गालों को सहलाते हुए उसे देखने लगा। उसकी आंखों में कोई इमोशंस नहीं थे, पर कुछ तो था। लव दक्ष को गोद में लेकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि स्वाति कुछ कहना चाहती थी, मगर बोल नहीं पा रही थी। स्वाति जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलने लगी, अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी और स्वाति जमीन पर गिर गई। आह! हर कोई स्तब्ध रह गया। गोली चलने से सभी चौंक गए थे। दिव्य लव की ओर और दक्ष द्रांश की बाहों में सिमट गया था। लव ने देखा कि स्वाति जमीन पर घुटनों के बल बैठी हुई थी और उसके कंधे से खून बह रहा था। शायद गोली उसे छूकर गुजरी थी, या यूं कहें कि गोली किसी और को लगने वाली थी, मगर वो स्वाति को लग गई थी। लव के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए थे। उसने आसपास देखा, मगर उसे कोई भी नजर नहीं आया था। द्रांश के गार्ड, जो कुछ ही दूरी पर थे, जल्दी से भागते हुए आए और उन सबको कवर कर लिया। उन्होंने अपनी राइफल को मजबूती से पकड़ लिया था। उन सबके चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं था। लव जल्दी से गार्ड के कैप्टन को ऑर्डर देती हुई बोली, स्वाति को हॉस्पिटल लेकर जाओ। नहीं, डॉक्टर ऋषि से कहो कि वो स्वाति का इलाज करें। कैप्टन जल्दी से सिर हिलाते हुए स्वाति को लेकर चला गया। कपिल भागते हुए द्रांश के पास आया। उसने अपनी बढ़ती हुई सांसों को रोका और पसीना पोंछते हुए कहा, बिग बॉस, ये जो कोई भी था, पहले से तैयारी करके आया था। वह भाग चुका है। हम उसे पकड़ नहीं पाए, पर मैंने एक टीम को पहले ही भेज दिया है उन्हें ढूंढने के लिए। द्रांश ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, मगर यह पता लगाना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहा था। मगर लव एक चीज तय कर चुकी थी मन ही मन, बस उसे अपने प्लान को अंजाम देना था। कुछ देर बाद वे लोग रूम में आ गए। गार्ड्स ने रक्षित और मेघा को द्रांश और लव के पास नहीं आने दिया था। दिव्य और दक्ष अभी भी डरे हुए थे। लव उन दोनों को अपनी बाहों में लेकर बेड पर लेटी हुई थी। वे दोनों अब काफी हद तक शांत हो चुके थे और लव के इस प्यार भरे स्पर्श के कारण धीरे धीरे उन्हें नींद भी आ रही थी। लव उन दोनों के चेहरे को ही देख रही थी। धीरे धीरे उसकी मुट्ठी कसने लगी। वो अपने होठों को काटते हुए मन ही मन बोली, आज जो हुआ, यह सही नहीं था। मुंबई बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब मुझे जो करना है, वो आज रात ही करना है। आज रात ही मुझे प्लान को अंजाम देकर यहाँ से निकलना होगा। दीक्षित खानदान पर मैंने काफी ज्यादा समय बर्बाद कर दिया था, पर अब नहीं। इतना सोचते ही उसने अपना फोन उठाया और जल्दी से किसी को मैसेज करके सोफे पर बैठे द्रांश को देखने लगी, जो शर्टलेस सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। वो बहुत ही गंभीर लग रहा था। इसी वक्त द्रांश को जब महसूस हुआ कि लव उसे काफी देर से देख रही है, तो उसने अपनी नजर उठाकर लव को देखा। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, लव ने जल्दी से अपनी नजर फेर ली। उसकी धड़कन एकदम से बढ़ गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर जो भी प्लान चल रहा था, अगर द्रांश ने ज्यादा देर तक उसकी आंखों में देखा तो उसे सब पता चल जाएगा। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर लिया। काफी देर तक द्रांश काम करता रहा। लव ने देखा कि दोनों बच्चे सो गए हैं, तो वो उनके माथे पर किस करते हुए उठ गई। लव तिरछी नजरों से द्रांश को देखते हुए मन में बोली, ये कब सोने वाला है? ये जब सोएगा तभी मैं बाहर जा सकती हूँ, वरना यह मुझे कभी भी बाहर नहीं जाने देगा। लव इधर उधर चलते हुए अपने बालों में हाथ फेर रही थी। वो जब भी कदम बढ़ाती थी, घुंघरू की आवाज पूरे रूम में गूंजने लगती। 10 मिनट हो गए थे, तब द्रांश ने आखिरकार अपने लैपटॉप को बंद कर दिया। वो लव के पास गया और उसके सामने खड़ा हो गया। फिर उसे घूरते हुए ठंडी आवाज में पूछने लगा, क्या तुम्हारे मन में कोई प्लानिंग चल रही है, बेबी गर्ल? लव हड़बड़ाकर बोली, नहीं। तो द्रांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब करते हुए पूछा, तो फिर तुम इतनी देर से परेशान क्यों लग रही हो? तुम इस तरह रूम के चक्कर तभी लगाती हो जब तुम्हारे मन में कुछ चल रहा होता है। लव ने अपनी पलकों को झपकाते हुए मासूमियत से उसे देखा, फिर मुंह बनाते हुए मन में बोली, अभी तक ये पायल मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मगर अब ऐसा लग रहा है काश मैंने इसे पहना न होता। ये सोचते ही वो अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लाकर बोली, मिस्टर रंधावा, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि कब हम साथ में सोएं। ये सुनकर द्रांश ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए अपनी आईब्रो ऊपर चढ़ाई और सरकास्टिक टोन में बोला, ऐसा क्या? तुम्हें लगता है कि इन बच्चों के होते हुए मैं तुम्हारे पास सो पाऊंगा?
सोने से द्रांश का कुछ और ही मतलब था और लव ये बात अच्छे से समझ रही थी, इसलिए उसके गाल लाल पड़ गए। उसने जल्दी से द्रांश को खुद से दूर किया और आंखें दिखाते हुए बोली, मैं सिर्फ सोने की बात कर रही हूँ, कुछ और नहीं। द्रांश ने उसके गालों को सहलाते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं भी तो सोने की बात कर रहा हूँ। बेबी गर्ल, तुम्हारे इस गंदे से दिमाग में क्या चल रहा है? कहीं तुम मेरे साथ कुछ और करने के बारे में तो नहीं सोच रही थी? बेबी गर्ल, तुम्हारा दिमाग कितना ज्यादा गंदा है। तुम मेरे बारे में कितना गंदा सोचती हो। अब मुझे डर लग रहा है, क्या मैं शर्तलेस सो पाऊंगा, खासकर तुम्हारे साथ? ये सुनकर लव का चेहरा गुस्से में लाल पड़ गया। उसने उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारते हुए कहा, मेरा दिमाग गंदा नहीं है, समझे तुम ही हर वक्त मेरे साथ वही सब करना चाहते हो। बच्चों के आने से पहले भी तुम वही सब कर रहे थे, इसलिए तुम किसे गंदा कह रहे हो? तुम गंदे हो। इतना कहकर वो जल्दी से जाकर बिस्तर के किनारे लेट गई। उसने खुद को ढक लिया और सोने की एक्टिंग करने लगी। द्रांश काफी देर तक उसे अपनी गहरी नजरों से देखता रहा, मगर फिर कुछ नहीं बोला। उसकी नजर धीरे धीरे और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। इसके बाद उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए बेड के दूसरे किनारे पर जगह बना ली, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह लगातार छत की सीलिंग को देखता रहा। लव ने धीरे से चादर नीचे की और अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। द्रांश को जागा हुआ देखकर वो बड़बड़ाई, ये सो क्यों नहीं रहा है? जब मुझे काम होता है तभी सारी प्रॉब्लम आनी होती है। आखिरकार मेरे हर एक काम में इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है? ये राहु केतु तो मेरी कुंडली में बैठ गए लगते हैं। जब तक दूसरे वाले राहु केतु को मैं पिटूंगी नहीं, तब तक मेरा हर काम सही नहीं होगा। ऐसे ही 15 मिनट बीत गए। फिर उसने देखा कि द्रांश सो चुका था। उसने राहत की सांस ली और धीरे से बिस्तर से उतरने लगी, मगर पायल की आवाज से वह तुरंत रुक गई। उसने देखा कि द्रांश अब भी सो रहा था और कोई हरकत नहीं की थी। लव धीरे धीरे पायल उतारने लगी, मगर उतारते वक्त भी पायल आवाज कर रही थी, जिससे वो इरिटेट हो गई। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं द्रांश उठकर उसे पकड़ न ले। बहुत मुश्किल से उसने पायल उतारकर बेड के नीचे छुपा दी ताकि द्रांश उसे न ढूंढ पाए। फिर उसने अपने पल्लू को संभालते हुए लाइट बंद कर दी। उसने देखा कि द्रांश अब भी नहीं जगा था। उसने अपना फोन उठाया और धीरे धीरे रूम से बाहर निकल गई। रूम के बाहर ही राहु खड़ा था। उसके हाथ में एक बैग था। लव का चेहरा काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। उसने बैग लिया और सामने वाले रूम के अंदर चली गई। कुछ देर बाद वह बाहर निकली। इस वक्त उसने ब्लैक पैंट, ब्लैक टी शर्ट और ऊपर से ब्राउन कलर की लेदर जैकेट पहनी हुई थी। साथ ही उसने एक ब्लैक कलर का मास्क और टोपी भी पहन रखी थी। कुछ देर बाद दोनों होटल के नीचे पहुंच गए। राहु लगातार उसका पीछा करते हुए उसे कुछ बता रहा था। राहु ने कहा, बॉस, कुछ देर पहले जो गोली चली थी उसे अंडरवर्ल्ड के लोगों ने नहीं चलाई थी और ना ही हमारे गैंग के किसी आदमी ने। वह आहूजा खानदान के लोग थे, मगर कोई और है जो अब आहूजा खानदान पर नजर रख रहा है। वो इंसान बहुत ही रहस्यमयी है। मुझे बस इतना पता चला है कि वो इंसान रंधावा खानदान से है। ये सुनकर लव रुक गई, पर फिर बिना किसी भाव के बोली, हमें आज रात ही दीक्षित खानदान को खत्म करके कल मुंबई निकलना है। जैसे ही वे कार में बैठे, लव ने कार से सिगरेट निकालकर अपने होठों के बीच रख ली। इस वक्त वो एक दबंग किलर की तरह लग रही थी, जैसे कि वह हमेशा थी, मगर द्रांश के सामने वो बिल्कुल अलग नजर आती थी। वो सिगरेट को अपने होठों के बीच दबाए इधर उधर देख रही थी। राहु ने कार स्टार्ट कर दी और धीरे से पूछा, आपका क्या प्लान है? लव ने होठों के बीच से सिगरेट निकालते हुए उसे घूरकर कहा, अपनी सासू माँ से ऐसे बात करोगे? ये सुनकर राहु हड़बड़ा गया, क्योंकि जब भी वे लोग साथ में मिशन पर जाते थे तो उन्हें एक खास नाम से जाना जाता था। लव को टाइगर नहीं, बल्कि सासू माँ के नाम से जाना जाता था, और जो भी उस मिशन में उसके साथ होता था वो उसका दामाद कहलाता था, जैसे राहु और केतु। मगर किसी को यह नहीं पता था कि असल में टाइगर ही सासू माँ थी। यह उनका सीक्रेट कोड नेम था। राहु ने फिर कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में वे लोग दीक्षित मैंशन से कुछ दूरी पर खड़े हो गए। लव के होठों में अभी भी सिगरेट थी। वो एक हाथ मोड़कर कार के बोनट पर बैठ गई। उसका एक पैर बोनट पर था और दूसरा नीचे लहरा रहा था। वह आराम से किसी राजा की तरह बैठी थी और उसकी लेदर जैकेट एक तरफ कंधे पर थी। तभी कई लोग दीक्षित मैंशन से निकलकर लव के पास आ गए। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ते हुए हाथ में पकड़ी फाइल को देखकर मुस्कुराया और बोला, सासू माँ, आपने जो कहा था वो हमने कर दिया है। हमने दीक्षित खानदान की सील भी चुरा ली है। बाकी काम हमारे दूसरे साथी कर देंगे।
अब तक तो शायद उन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन भी ले लिया होगा। ये सुनकर लव हंस दी, फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। राहु ने जल्दी से उसके हाथ में लाइटर रख दिया। लाइटर जलाते हुए वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली, दीपावली आने वाली है, तो लोगों को बताओ कि हम जैसे किलर की दीपावली कैसी होती है। इतना कहकर वो बोनट से नीचे उतर गई और कार के अंदर बैठ गई। सभी लोग समझ गए थे कि लव के कहने का क्या मतलब था। वे सभी अपनी खतरनाक नजरों से दीक्षित मैंशन को देखने लगे, फिर एक दूसरे की ओर देखकर डेविल स्माइल देने लगे। उन सभी के हाथों में बम था। इन लोगों की एक खासियत थी कि वे अंधेरे में कहीं भी गायब हो सकते थे और कोई उन्हें पकड़ नहीं पाता था। अंधेरे का फायदा उठाकर वे कब मैंशन के अंदर बम फिट कर देते, किसी को पता भी नहीं चलता था, यहां तक कि दीक्षित खानदान के गार्ड्स को भी नहीं। अब लव और राहु अस्पताल के लिए निकल चुके थे। लव अपने हाथ में पकड़े फोन में सब कुछ देख रही थी कि अस्पताल में क्या चल रहा है, क्योंकि उसने पूरा सिस्टम हैक कर लिया था। उधर अस्पताल में विशाखा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टरों की एक पूरी टीम उसका इलाज कर रही थी। इस वक्त वो इमरजेंसी वार्ड में थी। वार्ड के बाहर अभिजीत और मिस्टर और मिसेज दीक्षित खड़े थे। वे सभी बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे, क्योंकि अगर विशाखा को कुछ हो जाता तो सारा इल्जाम उन पर आता। मिस्टर दीक्षित ने अभिजीत को डांटते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या, जो तुमने उसे धक्का दिया? अगर वह मर गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? पता नहीं किसकी नजर हमारे खानदान को लग गई है। अभिजीत भी डरा हुआ था। उसके माथे से पसीना निकल रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। मिसेज दीक्षित किनारे बैठी थी, पता नहीं किस सोच में डूबी हुई थी, मगर वह भी डरी हुई थी। तभी इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने मास्क पहना हुआ था। उनकी नजर कुछ ज्यादा ही शैतानी लगी, मगर फिर वो सामान्य हो गई। मिस्टर दीक्षित जल्दी से उनके पास जाकर हाथ जोड़ते हुए बोले, डॉक्टर प्लीज मेरी बहू को किसी तरह बचा लीजिए। उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। भले ही वो गिड़गिड़ा रहे थे, मगर उनकी आंखों को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उन्हें विशाखा की कोई फिक्र थी। डॉक्टर गंभीर स्वर में बोले, उनकी हालत बहुत ही गंभीर है। हमें अभी और इसी वक्त ऑपरेशन करना होगा। कांच के टुकड़े उनके सिर में घुस चुके हैं, उन्हें निकालना इतना आसान नहीं है। अभिजीत जल्दी से बोला, हाँ तो ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर ने पहले उसे घूरा, फिर गंभीरता से बोले, पर यह ऑपरेशन बहुत ही जोखिम भरा है, इसलिए आपको एक पेपर पर साइन करना होगा। अभिजीत बिना सोचे समझे बोला, हाँ हम साइन करने को तैयार हैं, बस आप ऑपरेशन शुरू करिए। डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया और बगल में खड़ी नर्स की ओर देखा। कुछ देर बाद नर्स पेपर लेकर आई, लेकिन उससे पहले ही एक सीनियर डॉक्टर अभिजीत और मिस्टर दीक्षित को अपने साथ बात करने के लिए ले गए। अब वहां केवल मिसेज दीक्षित बची थी। नर्स उनके पास गई और गंभीर स्वर में बोली, इस पर जल्दी साइन करिए ताकि हम ऑपरेशन शुरू कर सकें। मिसेज दीक्षित पता नहीं क्या सोच रही थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और सीधे साइन कर दिया। नर्स ने एक डेविल स्माइल दी और चली गई। दीक्षित परिवार डरा हुआ था और उधर लव ने अपनी योजना को वापस अंजाम देना शुरू कर दिया था। लव अस्पताल के बाहर कार में बैठी हुई थी। शीशा नीचे था और उसका एक हाथ कार के बाहर लटका हुआ था। वो हॉस्पिटल की तरफ देखते हुए गंभीर स्वर में बोली, राहु, मेरे जितने भी मुंह बोले दामाद सीबीआई में है, उन सभी को इन्फॉर्म करो कि अभी और इसी वक्त दीक्षित परिवार के हर फार्म हाउस और कंपनी पर रेड डालें। कई लोगों को लूटा है इन्होंने, अब इनकी बारी है, पर याद रहे एक भी पैसा सरकार को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां भी बहुत से भूखे भेड़िए बैठे हैं। इसके साथ ही अभिजीत की रंगरेलियों की कहानी भी कल तक न्यूज में आ जानी चाहिए, और साथ में उसके नाजायज बच्चे भी फेमस कर दो। लव ने जब अपने होठों के बीच से सिगरेट निकाली तो उस वक्त उसकी आंखों में जानलेवा इरादा नजर आ रहा था, क्योंकि यही थी असली सीरियल किलर टाइगर। मगर फिर भी लव ने अभी ज्यादा कुछ नहीं किया था, क्योंकि उसका एक ही रूल था, सामने वाले को जान से मार डालो। पर अभी तक उसने किसी को मारा नहीं था, सिर्फ उनसे उनका सब कुछ छीन लिया था। लव अभी डेविल स्माइल कर ही रही थी कि तभी उसका फोन बज उठा। जैसे ही उसने स्क्रीन पर देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब वो बिल्कुल एक बिल्ली के बच्चे जैसी लग रही थी। उसने झट से फोन राहु की ओर फेंकते हुए कहा, तुम बात करो, मैं नहीं करूंगी। राहु ने घमंड से फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर नाम देखा, वो हड़बड़ाकर वापस लव पर फोन फेंकते हुए बोला, आप तो सासू माँ है ना, तो अपने दामाद को खतरे में मत डालिए और खुद ही ससुर जी का सामना करिए। लव हड़बड़ाकर फोन पकड़ते हुए बोली, ससुर जी मत कहो,
उसे शैतान कहो, वो तो सो रहा था, फिर वो जाग कैसे गया? लव घबराई हुई स्क्रीन को देख रही थी, जहां द्रांश का नाम चमक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर द्रांश इतनी जल्दी क्यों जाग गया। अब वो उसे क्या जवाब देगी कि वो कहाँ है? लव होठों को काटते हुए फोन को घूर रही थी। लव अभी भी सिर्फ स्क्रीन को घूर रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। उसने अपने माथे को सहलाते हुए राहु को देखा और बोली, अब मैं क्या करूं? तुम्हारे ससुर को कैसे जवाब दूं कि मैं कहाँ हूं? शायद अब उसने अपने लोगों को मुझे ढूंढने के लिए भेज दिया होगा, या फिर वह खुद आ रहा होगा। लेकिन बच्चों को अकेला छोड़कर वह कभी मुझे ढूंढने नहीं आएगा। उसने कपिल और बाकी लोगों को भेजा होगा, या फिर बच्चों को कपिल के पास छोड़कर मुझे ढूंढने आएगा। चाहे जो हो, मुसीबत मेरे ही गले पड़ी है। चाहे कोई भी मुझे ढूंढने आए, सामना तो मुझे अपने हस्बैंड का ही करना है। उसे इतना परेशान देखकर राहु अचानक मुस्कुराने लगा और खुश होकर बोला, मैं आपको क्या कहूँ प्यारी सासू माँ, इस पूरी दुनिया में बस एक आपके हस्बैंड ही हैं जो आपको थोड़ा बहुत काबू में कर पाते हैं। आप किसी के कंट्रोल में नहीं आती। अभी मुझे आपको इस हाल में देखकर अच्छा लग रहा है। लव गुस्से से एक जोरदार किक उसके पैर पर मारते हुए बोली, मुंह बंद रखो अपना, समझे? मुझे सोचने दो। मुझे ये सोचना है कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। इतना कहकर उसने अपनी ठुड्डी को सहलाया और एक झटके से राहु को कार से बाहर फेंकते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। उसने कार को बंद किया, शीशा नीचे करते हुए राहु को घूरते हुए कहा, ऋषि से कहना स्वाति को ठीक करके मुंबई ले आए और मुझे परेशान न करे। बाकी मैं देख लूंगी कि क्या करना है। और हाँ, सारे सबूत मिटा दो कि मैं कभी भी दीक्षित मेंशन या हॉस्पिटल आई थी। इतना कहकर वो तेजी से कार ड्राइव करके निकल गई। अब वहां केवल उड़ती हुई धूल ही बची थी। राहु खड़ा हुआ और अपने कपड़ों को झाड़ते हुए बड़बड़ाया, ये तो चुड़ैल की भी सासू मां निकली। मुझे अंधेरे में यहां छोड़ दिया। तभी उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर किंग का नंबर देखकर उसने मुंह बनाते हुए कहा, अभी चुड़ैल से पीछा छूटा था और ये राक्षस कहां से आ गया? पता नहीं हमारे बॉस के पीछे क्यों पड़ा है, जबकि बॉस ने साफ बता दिया है कि उन्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने किंग का फोन नहीं उठाया और धीरे धीरे हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। उसने मास्क पहन लिया था। लव जैसे ही होटल से कुछ दूरी पर कार रोककर उतरी, उसने देखा कि होटल के बाहर कई गार्ड्स किसी को ढूंढ रहे थे। वह तुरंत समझ गई कि वे द्रांश के गार्ड्स हैं और उसे ही खोज रहे होंगे। लव ने कार को एक पेड़ के पास खड़ा किया और अंधेरे का फायदा उठाकर कार से बाहर निकल आई। उसने अपना मास्क और टोपी वहीं छोड़ दी। उसे महसूस हुआ कि उसके मुंह से सिगरेट की महक आ रही थी, तो उसने जल्दी से एक पानी की बोतल निकालकर अपना मुंह अच्छे से धोया और फिर मिंट खा लिया। इसके बाद लव ने अपने ऊपर थोड़ा पानी डाला, ताकि ऐसा लगे कि वो बहुत दौड़कर आए हैं और पसीने से लथपथ है। फिर वो जल्दी से सड़क पर भागते हुए होटल की ओर बढ़ने लगी। एंट्रेंस पर ही उसे एक गार्ड मिला, जिसने उसे देखते ही अपने कान में लगे ब्लूटूथ को दबाकर रोबोटिक आवाज में कहा, बिग बॉस, मैडम मिल गई है। द्रांश, जो कपिल को कमरे में छोड़कर अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए बाहर निकल रहा था, अचानक ही ठहर गया। उसके चेहरे पर सख्त भाव थे। उसने अपनी शर्ट को सही से पहना और वहीं खड़ा हो गया। कपिल, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, घबराते हुए उसे देख रहा था और मन ही मन बड़बड़ाया, आखिर मैडम कहाँ चली गई थी, वो भी इतनी रात को? लव इतने सारे गार्ड्स को देखकर हैरान थी। बाहर कम से कम 50 गार्ड्स थे, और रास्ते में उसने जितने गार्ड्स देखे थे, वे लगभग 100 से ज्यादा होंगे। ऐसा लग रहा था कि उसने सच में द्रांश को बहुत परेशान कर दिया था। वो जल्दी जल्दी लिफ्ट में चढ़ी, लेकिन लिफ्ट बंद थी, तो वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने फिर से लिफ्ट का इस्तेमाल किया और जैसे ही उस फ्लोर पर पहुंची जहां वो रुकी थी, लिफ्ट से बाहर निकलते ही उसे वहां का तापमान अजीब लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आसपास निगेटिविटी फैली हुई थी। उसने सामने देखा तो द्रांश दीवार से टेक लगाकर अपने पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था, जिससे उसके एक्सप्रेशन साफ नहीं दिख रहे थे। लव धीरे धीरे चलते हुए द्रांश के पास गई। द्रांश की नजर सबसे पहले उसके पैरों पर पड़ी और फिर धीरे धीरे उसने नजरें उठाकर उसे देखा। लव के चेहरे पर पछतावे के कोई भाव नहीं थे, बल्कि एक घमंड भरी मुस्कान थी। द्रांश ने काफी देर तक उसे घूरा। उसकी आंखें बहुत गहरी और रहस्यमयी थीं। लव समझ नहीं पा रही थी कि वो गुस्से में था या शांत। कुछ देर तक लव को देखने के बाद द्रांश मुड़ा और बिना कुछ कहे कमरे के अंदर जाने लगा। लव और कपिल हैरान रह गए। लव ने फौरन द्रांश का हाथ पकड़कर परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ?
क्या तुम मुझे डांटोगे नहीं कि मैं अचानक ही क्यों गायब हो गई थी और तुम्हारे कॉल को रिसीव नहीं कर पाए? द्रांश ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर अपने हाथ को छुड़ाकर बिना कुछ कहे अंदर चला गया। लव और कपिल सन्न रह गए। लव को बिल्कुल भी आदत नहीं थी कि द्रांश उसके साथ इस तरह का बर्ताव करे। जब से वे दोनों मिले थे, केवल एक बार द्रांश ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया था, वह भी तब जब उसे पता चला था कि लव एक सीरियल किलर है जो उसे मारने आई थी। द्रांश की इस खामोशी ने लव को चुप करा दिया। वो जल्दी से कमरे में गई और पीछे से उसे गले लगाते हुए बोली, हनी, ऐसे बर्ताव मत करो। तुम मुझ पर गुस्सा भी नहीं कर रहे हो और कुछ पूछ भी नहीं रहे हो। द्रांश की आवाज बेहद गहरी और गंभीर थी। उसने लव को बिना देखे ही कहा, मुझे क्या पूछना चाहिए? कि मेरी बीवी रात को एक मर्द के साथ सिगरेट पी रही थी। ऐसा लगता है मिसेज रंधावा को नशा करना पसंद है। लव हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि द्रांश को कैसे पता चला कि वह राहु के साथ थी और उसने सिगरेट पी थी। उसने खुद को अच्छे से चेक किया, मगर उसके पास से सिगरेट की महक नहीं आ रही थी। पर लव भूल गई थी कि द्रांश अक्सर सिगरेट पीता था, इसलिए उसके लिए ये पहचानना कि उसने सिगरेट पी है या नहीं कोई बड़ी बात नहीं थी। लव ने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दीक्षित मेंशन गई थी, फिर हॉस्पिटल विशाखा को देखने गई थी और उसके बाद वापस आ गई। और आखिर में तुम तो जानते ही हो राहु कौन है, मैं उसी के साथ गई थी। द्रांश ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। उसने अपनी शर्ट भी उतार दी थी क्योंकि वो बिना शर्ट के ही सोता था। द्रांश की इस चुप्पी से लव बेचैन हो गई। वो जल्दी से उसके पेट पर चढ़कर बैठ गई और उसके गालों को अपनी तरफ करते हुए बोली, मेरी तरफ देखो ना, मुझसे बात तो करो। मगर द्रांश ने आंखें नहीं खोली। लव ने फिर धीरे से अपना सिर उसके सीने पर रख दिया और अपने हाथ उसकी बॉडी पर फिराने लगी। द्रांश ने गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन लव की हरकतें उसे उकसा रही थीं। आखिरकार उसने लव को हल्के से दूसरी ओर सरका दिया और पेट के बल लेट गया, पर लव फिर से उसके ऊपर लेट गई। द्रांश को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। अगली सुबह द्रांश सोफे पर बैठा हुआ था। दक्ष और दिव्या अभी सो रहे थे। लव भी शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकली। उसने आज हॉट पैंट और शर्ट पहना था। उसने देखा कि द्रांश न्यूज़ देख रहा था। उसने अपने एक पैर को दूसरे पर चढ़ाया हुआ था और उसके चेहरे पर एक घमंडी सा भाव था। तभी रिपोर्टर की आवाज लव के कानों में पड़ी, दीक्षित मैंशन को किसी ने बम से उड़ा दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि यह उनके दुश्मनों का काम है, जबकि कुछ का कहना है कि दीक्षित खानदान के ही कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी के लिए ऐसा किया। द्रांश बहुत गौर से न्यूज़ देख रहा था और जैसे ही लव बाहर आए, उसने उस पर शक भरी नजरें डाल दी। लव उसकी नजरें देखकर एकदम से सीधी खड़ी हो गई। उसे ऐसा लगा कि द्रांश उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर रहा है। लव फौरन बोली, मैंने कुछ नहीं किया है। द्रांश ने अपनी भौहें उठाते हुए मिस्टीरियस अंदाज में कहा, मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। लव को ऐसा लगा जैसे उसने खुद को एक्सपोज कर दिया हो, इसलिए उसने जल्दबाजी में सफाई देते हुए कहा, मुझे क्यों देख रहे हो? मैं किसी का बुरा नहीं करती हूँ। मैं बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड लड़की हूँ। मैं तो किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकती। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं रात को अपने लोगों से कहूंगी कि वे दीक्षित मैंशन में बम लगाएं और उसे उड़ा दें? फिर अपने लोगों को कहूंगी कि वे डॉक्टर और नर्स बनकर हॉस्पिटल जाएं और मिसेज दीक्षित से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करा लें? तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझते हो? मैं तो तुम्हारी छोटी सी पत्नी हूँ, जो सिर्फ 20 साल की है और तुम 31 के हो। तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, भला मुझे किसी और की प्रॉपर्टी पर नजर डालने की क्या जरूरत? लव के इस लंबे चौड़े भाषण को सुनकर द्रांश ने सिर हिलाया और दबंगई अंदाज में बोला, मुझे तुम पर भरोसा है। मेरी 20 साल की छोटी पत्नी, जिसके दिमाग ने शायद अभी तक ग्रोथ करना शुरू भी नहीं किया होगा, वो ये काम कैसे करेगी? लव हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि द्रांश उसकी बेइज्जती कर रहा था या वाकई उस पर भरोसा कर रहा था। लेकिन उसकी आंखों में देखते ही लव को एहसास हुआ कि वो असल में उस पर शक कर रहा था और शायद उसका मजाक भी उड़ा रहा था। लव ने देखा कि द्रांश के पास किसी का कॉल आया और उसके बाद वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद लव ने राहत की सांस ली। उसने देखा कि सुबह के 8 बजे बज चुके थे। फिर उसने दोनों बच्चों को जगाया। जब दोनों बच्चे तैयार हो गए तो लव ने उनके हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आ गई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने हॉट पैंट और शर्ट पहनी थी, जिसमें वह और भी आकर्षक लग रही थी।
दक्ष और दिव्य ने एक जैसे कपड़े पहने थे। दोनों ने ब्लैक डेनिम जीन्स, रेड टी शर्ट और ब्लैक कलर की टोपी पहनी थी। वे दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। दिव्य खुशी से बोला, मम्मा अब हम कहाँ जा रहे हैं? लव उत्साहित होकर बोली, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? मैंने सोचा कि आज कुछ नया ट्राई किया जाए, क्योंकि हम अभी मुंबई में हैं। आज हमारा आखिरी दिन है, इसके बाद हम यहाँ से दिल्ली वापस चले जाएंगे। ये सुनते ही दक्ष ने अपने होठों को कसकर दबा लिया। वो बहुत उदास हो गया था, उसकी मुट्ठी भी बंद हो गई थी। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो अपनी खाली आंखों से लव को देखने लगा, मगर कुछ बोल नहीं पा रहा था। शायद उसके मन में कुछ चल रहा था। जब वे लोग लिफ्ट के अंदर आए तो लव ने देखा कि ठीक उसी वक्त कोई और भी लिफ्ट में दाखिल हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि मेघा और रक्षित थे। उन्हें देखते ही लव का चेहरा गंभीर हो गया। मेघा ने लव को गुस्से में देखा और फिर दिव्य और दक्ष को देखकर हैरान रह गई। उसने कसकर रक्षित का हाथ पकड़ लिया तो रक्षित भी उसकी नजरों का पीछा करते हुए दिव्य और दक्ष को देखकर एकदम से शॉक्ड रह गया, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न हो रहा हो। वो अपनी हैरानी से उबरते हुए लव से पूछ बैठा, लव, ये दूसरा बच्चा कौन है जो बिल्कुल दिव्य जैसा दिखता है, और इनमें से दिव्य कौन है? लव ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो इन लोगों से बात नहीं करना चाहती थी। उसे कोई जवाब न देते देखकर रक्षित ने आगे कुछ नहीं कहा और सामने देखने लगा, क्योंकि पहली बार कोई उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था। लेकिन ये सोचकर कि लव द्रांश की पत्नी थी, उसने कुछ नहीं कहा। उसे याद था कि शादी के फंक्शन में कितना बड़ा हंगामा हुआ था और लव पर इल्जाम भी लगा था। मगर मेघा चुप नहीं रही। वो गुस्से में बोली, रक्षित ने तुमसे बस एक सवाल ही तो किया था, तुम इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? क्या तुम द्रांश के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करती हो? द्रांश रंधावा ग्रुप का सीईओ है। वो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सब उसकी इज्जत करते हैं, उससे डरते हैं, और तुम उससे ऐसे बात करती हो जैसे वो तुम्हारा नौकर हो। तुम कितनी घटिया हो। ये सुनकर लव की आंखें सिकुड़ गईं। उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपने एक हाथ को दीवार पर टिकाया और खड़ी हो गई। फिर उसने मेघा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, मिस्टर रक्षित, आपको नहीं लगता कि आपकी बीवी मेरे हस्बैंड में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही है? जब भी उसे मौका मिलता है वह आपको छोड़कर मेरे हस्बैंड के पास चली जाती है। मैं मानती हूँ कि मेरा हस्बैंड बहुत हैंडसम है और उसके आसपास कई तितलियां मंडराती रहती हैं, मगर आपकी बीवी उनमें से एक है, यह मैंने नहीं सोचा था। रक्षित ने मेघा की तरफ देखा। मेघा घबराते हुए बोली, ये लड़की बस तुम्हें भड़का रही है। तुम जानते हो ना, ये कितनी शातिर है। ये बस द्रांश के सामने ही मासूम बनती है, पर मैं अच्छे से जानती हूँ कि यह कितनी चालाक है। चालाक नहीं, ये राक्षस है। लव मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा, तुम इस दुनिया की पहली इंसान हो जिसने मुझे पहचाना है। मैं एक राक्षस हूँ, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब कोई राक्षस को परेशान करता है तो वो चुप नहीं रहता। इसलिए मेरे जैसे राक्षस से तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए, वरना क्या पता मैं तुम्हें इस बिल्डिंग से नीचे फेंक दूं। फिर मत कहना कि मैंने ऐसा क्यों किया। और हाँ, मेरे बच्चों से भी दूर रहो, क्योंकि जब उनकी माँ राक्षस है तो ये छोटे छोटे राक्षस भी कुछ भी कर सकते हैं। फिर तुम रोते हुए अपने पति की बाहों में गिर जाओगी। इतना कहकर लव ने अपनी आंखें चढ़ा लीं। मेघा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रक्षित ने उसका हाथ पकड़कर ठंडे भाव से कहा, मेघा, सिचुएशन को बिगाड़ो मत। शादी में पहले ही बहुत हंगामा हुआ था और तुमने उस पर इल्जाम लगाया था, मगर ये सब किसी और ने किया था। उस दिन के बाद से द्रांश आज तक नाराज है उस बात से। वो कभी मेरा कॉल रिसीव नहीं करता, इसलिए प्लीज अब हंगामा करके मेरे लिए कोई और प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। मेघा दांत पीसकर चुप हो गई, मगर वो नफरत से लव को देख रही थी। फिर अपने मन में बोली, तुम्हारे कारण द्रांश मेरा नहीं हो पाया, वरना उस दिन जब मैं द्रांश के रूम में घुस गई थी, मैं ये साबित कर देती कि द्रांश ने मेरे साथ जबरदस्ती की है, फिर उसे मुझसे शादी करनी पड़ती। मगर तुम्हारे कारण मेरा पूरा प्लान फेल हो गया था। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और मैं तुम्हारे इन बच्चों को। इतना कहते ही वो डेविल स्माइल करने लगी। लव ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। दिव्य तो गुस्से में उसे देख रहा था, मगर दक्ष अभी भी काफी ज्यादा दुखी लग रहा था। कुछ देर बाद लिफ्ट सेकंड फ्लोर पर रुकी। पहले रक्षित और मेघा बाहर निकले, उसके बाद लव दोनों बच्चों को लेकर बाहर आई। यह एक रेस्टोरेंट था जो बहुत ही लग्जरी था। वहां कई लोग मौजूद थे और जैसे ही सबकी नजर लव पर पड़ी, वे उसे देखते रह गए। भले ही वो मासूम दिखती थी, मगर कभी कभी लव एक दुष्ट वैम्पायर जैसी लगती थी, जिसे कोई परेशान नहीं कर सकता था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक किलर थी और बचपन से ही उसकी पर्सनैलिटी में यही अंदाज विकसित हो गया था। फिर सबकी नज़र दोनों बच्चों पर पड़ी, जो बेहद क्यूट थे। कोई भी उनसे नज़र नहीं हटा पा रहा था, मगर मेघा को ये गलतफहमी हो गई कि हर कोई उसे देख रहा है, और वो घमंड से मुस्कुराने लगी। उसने एक बार पीछे मुड़कर लव को देखा और अपने मन में बोली, क्या फर्क पड़ता है, इसने द्रांश से शादी की है, फिर भी मैं इससे ज्यादा खूबसूरत हूँ, तभी तो लोग मुझे देख रहे हैं। वो अपने बालों को हल्के से पीछे करते हुए मुस्कुराने लगी और फिर रक्षित के साथ एक टेबल पर बैठ गई। लव ने देखा कि वहां सिर्फ एक ही टेबल खाली थी, जो मेघा के पास वाली थी। वो पहले मुंह बनाती, फिर दक्ष और दिव्य के साथ उस टेबल पर बैठ गई। दिव्य उत्साहित होकर बोला, मम्मा, दिव्य को नूडल्स खाने हैं। लव उसे डांटते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, सुबह सुबह नूडल्स बच्चों के लिए सही नहीं है, तुम्हें मिल्क और पोहा मिलेगा, और दक्ष, तुम्हें भी। तभी मेघा हंसते हुए बोली, इतने बड़े रेस्टोरेंट में आकर सिर्फ पोहा और मिल्क ही खाना था, तो जाकर किसी ठेले पर खाती, हमारी शान खराब मत करो। ये सुनकर लव उसे तीखी नजरों से देखते हुए बोली, कौन कितना अमीर है, ये तो तुम अच्छे से जानती हो, लगता है तुम्हें ठेले के बारे में काफी कुछ पता है। क्या तुमने वहां से खाया है, तभी तो मुझे बता रही हो। इतना कहकर उसने उसे इग्नोर कर दिया और वेटर को ऑर्डर दे दिया। मेघा का मुंह बन गया था। दिव्य नाराज होकर बोला, मम्मा, अभी आपने कहा था कुछ स्पेशल खाएंगे। लव ने उसके गालों पर किस करके कहा, बेबी, हम दोपहर को चलेंगे, अभी नहीं। और दक्ष, तुम इतने शांत क्यों हो? इतना कहकर उसने उसके गालों को सहलाया। लव ने महसूस किया कि दक्ष के साथ कुछ गड़बड़ थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही ऑर्डर आ गया। लव दोनों बच्चों को अपने हाथों से खिलाते हुए खुद भी खाने लगी। दक्ष अब और भी ज्यादा चुप लग रहा था और ज्यादा खा भी नहीं रहा था। लव ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया और उसके गालों पर किस करते हुए बोली, अगर तुम खाओगे नहीं तो तुम दिव्य से हाइट में छोटे रह जाओगे, फिर वो शरारती बच्चा तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, जैसे वह मेरा उड़ाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे डैडी से हाइट में छोटी हूँ। ये सुनकर दक्ष और दिव्य दोनों ही हंसने लगे। लव उसके पेट पर गुदगुदी करने लगी, जिससे दक्ष आखिरकार अपनी परेशानी से बाहर आकर हंसने लगा। मेघा ये सब देख रही थी और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उन्हें खुश नहीं देख पा रही थी। ब्रेकफास्ट के बाद लव ने पेमेंट की और फिर दिव्य और दक्ष के साथ बाहर घूमने निकल गई। मेघा जानबूझकर रक्षित का हाथ पकड़ते हुए बोली, बेबी, हम बहुत ही जल्दी दिल्ली वापस जाने वाले हैं, तो क्यों ना आज थोड़ा घूम लिया जाए, मेरा घूमने का बहुत मन कर रहा है। रक्षित कुछ नहीं बोला, बस सिर हिला दिया। मेघा बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और रक्षित का हाथ पकड़कर लव के पीछे पीछे आ गई, मगर उसके दिमाग में एक प्लान चल रहा था। उसकी नजर केवल दक्ष पर थी, जो काफी शांत था। जब वे बाहर आए, तभी लव एकदम से अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, ओह, मैं तो कार की चाबी रूम में ही भूल आई, तुम दोनों यहीं रुको, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर उसने दोनों को गार्डन में छोड़ दिया, क्योंकि वहां पर कई लोग थे, और जल्दी से अपने रूम की तरफ जाने लगी। मेघा ने देखा कि रक्षित भी अपनी कार लेने गया था। इस बात का फायदा उठाकर वो गार्डन की तरफ जाने लगी। थोड़ी देर बाद जब लव कार की चाबी लेकर च्युइंग गम चबाते हुए वापस आए, तो उसने देखा कि गार्डन में उसे बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। ये देखकर उसने अपनी भौहें ऊपर कर ली और इधर उधर देखने लगी। लव परेशान होकर खुद से बोली, ये दोनों कहाँ गए? अगर दिव्य शरारत कर रहा होता तो वो मुझे ढूंढने आता, लेकिन वो दक्ष को अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। ये सोचते हुए वह आसपास देखने लगी। उसने जल्दी से गार्डन में खड़ी एक औरत से पूछा, आंटी, क्या आपने दो बच्चों को देखा है? उन्होंने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और दोनों करीब 3 साल के थे। उन आंटी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, अरे सुनीता, तुम आ गई, चलो जल्दी से मेरे पैसे वापस करो। इतना कहते ही वह औरत गुस्से में लव को देखने लगी। लव जल्दी से एकदम पीछे हटते हुए बोली, अरे आंटी, मैं आपकी कोई सुनीता नहीं हूँ। वो वहां से भागने लगी, मगर आंटी उसे सुनीता समझकर उसके पीछे पीछे आने लगी। लव गेट के पास पहुंचते हुए बड़बड़ाई, क्या मुसीबत है? उसने फिर गार्ड्स को घूरते हुए पूछा, क्या तुम लोगों ने दो बच्चों को देखा है जिनकी उम्र 3 साल है? उन्होंने रेड और ब्लैक कलर के एक जैसे कपड़े पहने थे। गार्ड्स एक दूसरे को देख रहे थे और थोड़े कंफ्यूज लग रहे थे। तभी एक गार्ड ने एकदम से याद करते हुए कहा, हाँ, वे दोनों तो बाहर गए हैं। उनके साथ एक औरत भी थी जो बच्चे का नाम पुकार रही थी। शायद दक्ष बोल रही थी। शायद वो उन्हें उनकी माँ के पास लेकर जा रही थी। ये सुनते ही लव के चेहरे के हाव भाव बदल गए।
वो सोचने लगी कि कौन सी औरत उसके दोनों बच्चों को लेकर जा सकती है, मगर उसके दिमाग में सिर्फ मेघा का ही ख्याल आया। गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए वो बुदबुदाई, मेघा, अगर तुम्हारे कारण मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहते हुए उसने तेजी से अपना फोन निकाला और एक ऐसी जगह ढूंढी जहां कोई ना हो। फिर उसने तुरंत सीसीटीवी कैमरा हैक करके सब कुछ चेक करना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज में उसने देखा कि मेघा दोनों बच्चों को लेकर बाहर की तरफ जा रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि दोनों बच्चे उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, मगर मेघा ने कुछ कहा जिससे दोनों मान गए। कुछ देर बाद फुटेज में कुछ भी साफ नजर नहीं आया क्योंकि मेघा दोनों को कहां लेकर गई ये क्लियर नहीं हो पाया। थोड़ी देर बाद फुटेज में मेघा वापस होटल में लौटती हुई दिखाई दी और फिर रक्षित के साथ चली गई। लव घबरा तो गई थी कि कहीं दोनों बच्चों को कुछ हो न जाए, मगर उसने खुद को शांत रखते हुए जल्दी से किसी को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही लव ने अपनी कार में बैठकर उसे स्टॉर्ट करते हुए गुस्से में ऑर्डर दिया, दिव्या और दक्ष गायब है। जल्दी से दिव्या की वॉच में लगी चिप से उन्हें ट्रैक करो और लोकेशन मुझे भेजो। इतना कहकर लव तेजी से होटल से बाहर निकल गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।